Chapter number 12, Standard Costing. Test your knowledge questions. Question number 1, Planning and Operational Variance. First is Managing Director of Petro KL Limited PTKLL thinks that standard costing has little to offer in the reporting of material variances due to frequently change in price of materials. PTKLL can utilize one of two equally suitable raw materials and always plan to utilize the raw material which will lead to cheapest total production cost. However, PTKLL is frequently trapped by a price change and material actually used often provides after the event to have been more expensive than the alternative which was originally rejected. During last accounting period to produce a unit of PTKLL could use either 2.5 kg of PG or 2.5 kg of PD. PTKLL planned to use PG as it appeared it would be cheaper of the two, and plans were based on the cost of PG of 1.5 rupees per kg. Due to market movement, the actual price changed, and if PTKLL had purchased efficiently, the cost had been PG 2.25 per kg and PD 2 rupees per kg. Production of P was rupees 1000 units, and usage of PG amounted to 2700 kg at a total cost of 6480. You are required to calculate the material variance for P by traditional variance analysis and an approach which distinguishes between planning and operational variance. Question number 1. एक बार और देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को. इसमें क्या बोला है कि लिटिल टू ऑफर इन रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल वेरिएंस ड्यू टू फ्रीक्वेंटली चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल्स. ठीक है. सेकंड पैरा में इतना कुछ दिया नहीं है. थर्ड पैरा पे आते हैं. ड्यूरिंग लास्ट अकाउंटिंग पीरियड प्रोड्यूस यूनिट पी बनाने के लिए 2.5 kg लगेगा पीजी का, या फिर 2.5 kg लगेगा पीडी का. और पीजी एज इट अपीयर्ड वुड बी चीप. पीजी चीप है 1.5 का, ड्यू टू मार्केट मूवमेंट्स डिफरेंट हो गया वो. तो अब कॉस्ट पड़ रहा है 2.25 रुपीज़ पर केजी पीजी का, और पीडी का ₹2 पर केजी. और प्रोडक्शन करना है पी का 1000 यूनिट्स, एंड यूसेज ऑफ पीजी अमाउंटेड टू, पीजी यूज़ किया तो 2700 केजी लग गया. तो 2700 केजी इंटू 2.25 करते हैं तो 6075 रुपये आता है. बट एक्चुअल में लगा कितना है, 6480. तो 6480 डिवाइड बाय 2700, इट्स 2.4. आंसर पे चलते हैं. फर्स्ट पार्ट में बोला था ट्रेडिशनल वेरिएंस निकालना है. ट्रेडिशनल वेरिएंस कैसे निकालेंगे. यूसेज, ट्रेडिशनल वेरिएंस में 3 वेरिएंस होते हैं, मतलब होते 2 ही हैं, और तीसरे वाले एक होता है यूसेज वेरिएंस, एक होता है प्राइस वेरिएंस. तो यूसेज वेरिएंस इज 2500 केजी लगता, मतलब रिक्वायरमेंट कितना था 2.5 केजी का. 2.5 केजी इंटू 1000 यूनिट्स 2500 केजी लगता. बट एक्चुअल में कितना लगा, 2700 केजी. और अपन ने जो कॉस्ट वो किया था 1.5 का एस्टिमेट किया था. तो एक्स्ट्रा लग गया 2500 माइनस 2700 इंटू 1.5, तो एडवर्स 300. अब प्राइस वेरिएबल में पीजी का देखेंगे, है ना, कि एक्चुअल कॉस्ट लगा हमारे को 6480. उसके हिसाब से अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो 2.4 आता है, बट वी हैव कैलकुलेटेड इट एज 1.5. बट एक्चुअल जब खर्चा पता चला तो 2.4 हो गया.
और यूनिट्स लग गए 2700 एक्चुअल यूनिट, दैट इज बजटेड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ऊपर हुआ था बजटेड माइनस एक्चुअल इनटू बजटेड, उससे यूसेज वेरिएंस निकला। नीचे हुआ बजटेड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल, इससे प्राइस वेरिएंस निकला। तो 1.5 माइनस 2.4 0.9 नेगेटिव इंटू 2700, तो एडवर्स 2430। तो टोटल हो गया 2730, सॉरी 2730 एडवर्स। ये आ गया टोटल वेरिएंस as per traditional variance. Now in second part they have asked us to calculate an approach which distinguishes between planning and operational variance. तो प्लानिंग वेरिएंस निकालना पड़ेगा और ऑपरेशनल वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो फॉर ऑपरेशनल वेरिएंसेस, ऑपरेशनल वेरिएंस में होता है वही सेम, यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड टोटल वेरिएंस। So usage variance is 2500 minus 2700 ऑपरेशनल में। ऑपरेशनल मतलब एक्चुअल लग गया इतना 2.25 मार्केट का, अगर मार्केट के हिसाब से चलते तो 2500 लगना था बट 2700 लगा, और रेट लगा 2.25 का। एफिशिएंटली कॉस्ट अगर करते तो 2.25, तो 450 एडवर्स एक्स्ट्रा लग गया। प्राइस वेरिएंस इज 2.25 minus actual is 2.4 into actual quantity is 2700 kg. 2.25 minus 2.4 into 2700, it's 405 adverse. टोटल तो 405 और 450, 855 एडवर्स। थर्ड पार्ट में प्लानिंग वेरिएंस निकालेंगे। ऑपरेशनल और प्लानिंग वेरिएंस का डिफरेंस बताना है, क्योंकि डिस्टिंग्विश करना है। सो प्लानिंग वेरिएंस में आते हैं कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस में कंट्रोलेबल वेरिएंस and uncontrollable variance. So controllable variance is अगर पीजी की जगह पीडी यूज़ करते तो 2 रुपये लगता, बट हमने यूज़ किया पीजी, तो 2 और 2.25 का डिफरेंस आता, और बजटेड था 2500 kg, तो 2 यूज़ ना करके 2.25 वाला किया, तो 0.25 का डिफरेंस आया, और 2500 यूनिट था तो 625 एडवर्स हो गया इसकी वजह से। अनकंट्रोलेबल वेरिएंस क्या था कि जो प्राइस का चेंज हुआ दैट इज़ 1.5 हमने कैलकुलेट किया था, बट एक्चुअल में 2 लगता हमारा। पीजी में 1.5 लगता है, हमने कैलकुलेट किया था, बट अगर पीडी ले लेते तो 2 रुपये में हो जाता काम, जो कि नहीं कर पाए। और 2500 kg ले लेते उसमें हो जाता, तो फिर 0.5 का डिफरेंस आया, 0.5 इंटू 2500 kg, इट्स 1250 एडवर्स। सो टोटल वेरिएंस आया 1250 प्लस 625, 1875 का एडवर्स प्लानिंग वेरिएंस हो गया। नाउ वी हैव टू रिकनसाइल। अब रिकनसाइल कैसे करेंगे, ये जो 1875 आया और 855 आया इसको ऐड कर देंगे, 2730 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्रेडिशनल वेरिएंस। सेम, ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपने किया हो तो। इवन इट वॉज सेम इन IPCC ऑल्सो, बस इसमें थोड़े ऑपरेशनल वेरिएंस और प्लानिंग वेरिएंसेस आ गए, उस टाइम थोड़ा सिंपल था। कॉस्ट, लेबर और ओवरहेड निकाल देते थे, हो जाता था। अब यहाँ पे वेरिएंसेस निकालने पड़ते हैं एक एक्स्ट्रा। तो 1875 प्लस 855 इज इक्वल्स टू 2730 एडवर्स। हो गया रिकनसाइल, खत्म क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है प्लानिंग वेरिएंस सिंपली कंपेयर्स अ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टू द ओरिजिनल स्टैंडर्ड। प्लानिंग वेरिएंस क्या होता है कि रिवाइज स्टैंडर्ड और ओरिजिनल स्टैंडर्ड में कंपेयर करता
An operational variance simply compares the actual results against the revised amount. Controllable variances are those variances which arise due to inefficiency of a cost, center, or department. Control variances are those variances which arise due to inefficiency of the cost center or department. Uncontrollable variances are those variances which arises due to factors beyond the control of the management or concerned department of the organization. प्लानिंग variances are generally not controllable. जो प्लानिंग variances होते हैं उसको आप जनरली नॉन अनकंट्रोलेबल होते हैं. Where a revision of standards is required due to environmental or technological changes that were not anticipated at the time the budget was prepared, the planning variances are truly uncontrollable. However, standards that fail to anticipate known market trends when they were set will reflect faulty standard setting. It could be argued that these variances were controllable at the planning stage. Planning variances are generally not controllable, where a version of standards is required due to environmental or technological changes that were not anticipated at the time the budget was prepared. The planning variances are truly uncontrollable. However, standards that failed to anticipate known market trends when they were set will reflect faulty standard setting. It could be argued that these variances were controllable at the planning stage. Question number 2. Ski Slope has planned when it originally designed its budget to buy its artificial ice for rupees 10 per kg. However, due to subsequent innovations in technology, producers slashed their prices to 9.7 per kg, and this figure is now considered to be a general market price for the purpose of performance assessment for the budget period. The actual price paid was rupees 9.5, as the ski slope procurement department negotiated strongly for a better price. The other information relating to that period were as follows. Original standard is ex ante, revised standard is ex post, actual it was 5500 units. So original standard as per 5500 units into 5 kg into rupees 10, 2,75,000. Ex post it was 4.75 rupees, 4.75 kg at 9.7 rupees, and actual it was 5500 units at 272225 divided by 5500 units. It's 4.95 kgs. 5500 units, 4.95 kgs at 9.5 rupees. So it came out to 258,637. You are required to calculate the variances for ice by traditional variance and an approach which distinguishes between planning and operational variances. Interpret the result. Answer for question number 2. First part is to calculate traditional variances. Traditional variances is usage variance, price variance, and total variance. Usage variance comes out from original standard minus actual. 27,500 kgs, that is 5,500 into 5. 27,500 kgs minus actual is 27,225 into budgeted, that is 10 rupees. So 27,500 minus 27,225 into 10, it's 2750 adverse. Price variance is budgeted minus actual into actual. So budgeted was 10, actual was 9.5, and actual quantity was 27,225 kgs. Hence it came out to 0.5 into 27,225. This is favorable. 13,612.5 favorable, and total is 13,612.5 minus
2750. It's 10,862.5 फेवरेबल. एक सेकंड, ये ऊपर क्या हुआ? ये 27,500 इज ओरिजिनल स्टैंडर्ड, बट एक्चुअल अपन ने 27,225 में ही काम चला लिया. सॉरी. सो इट वॉज नॉट एडवर्स, इट वॉज फेवरेबल. सो फेवरेबल प्लस फेवरेबल. 2750 प्लस 13,612.5 comes to 16,362.5 फेवरेबल. ये ट्रेडिशनल वेराइंस हो गया. अब इसके बाद ऑपरेशनल और प्लानिंग वेराइंसेस निकालना है. सो ऑपरेशनल वेराइंस के अंदर दो वेराइंस होते हैं. कौन कौन से? यूसेज वेराइंस और प्राइस वेराइंस. दैट इज सेम एज ट्रेडिशनल वेराइंस, बट फॉर्मूले अलग होते हैं. यूसेज वेराइंस में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड जो होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर 5500 इंटू 4.75, दैट इज 26,125 minus actual 27,225 into standard, that is 9.7. So 26,125 minus 27,225, it's adverse into 9.7, 10,670 adverse. Price is from revised standard and actual. So standard minus actual, 9.7 minus 9.5 into actual 27,225. So this is 9.7 minus 9.5 into 27,225. It's favorable 5,445. So total variance is adverse 5,225. ये हो गया ऑपरेशनल वेराइंस. नेक्स्ट इज प्लानिंग वेराइंस. प्लानिंग वेराइंस में तो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेराइंस थे ना. इसमें भी यूसेज और प्राइस वेराइंस ही बोला है इसको. तो यूसेज वेराइंस एंड प्राइस वेराइंस. सो प्लानिंग वेराइंस में जो कंट्रोलेबल होता है, कंट्रोलेबल मतलब आप 27,500 यूज़ कर सकते थे, बट आपने कम में ही काम चला लिया. अच्छी बात है. इनटू स्टैंडर्ड, तो यह आया 13,750 फेवरेबल. प्राइस वेराइंस में बजटेड तो आपके पास 10 था, बट आपने स्टैंडर्ड अपना कम कर लिया. 26,125 यूनिट्स में ही काम कर लिया. दैट इज़ 5,500 इंटू 4.75, 26,125 इंटू 0.3, दैट इज़ 7,837.5 फेवरेबल. टोटल किया तो 13,750 इज फेवरेबल. सो 21,587.5 फेवरेबल is total variance. And when total is calculated, so 21,587.5 minus 5,225, ये आएगा 16,362.5. और ट्रेडिशनल वेराइंस भी आ रहा था 16,362.5. तो ये रिकनसाइल भी हो गया. ट्रेडिशनल वेराइंस और प्लानिंग वेराइंस और ऑपरेशनल वेराइंस. So interpretation for this is, it is important to note that an innovation in technology is outside the control of ski slope. इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आपका सप्लायर कर रहा है, तो इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है. दिस इज अनकंट्रोलेबल वेराइंस. जो 10 से 9.7 हुआ था, दैट इज अनकंट्रोलेबल, दैट वाज नॉट इन आवर हैंड्स. बट जो 27,500 से 26,125 हुआ था, दैट वाज कंट्रोलेबल बिकॉज दैट डिमांड वाज इन आवर हैंड्स. So it is important to note that an innovation in technology is outside the control of ski slope and is by nature a planning error. Equally, the better negotiation of price should be recognized as an operational matter. Operational variances are self-evidently under the control of operational management. So operational efficiency must be assessed with only these figures in mind. The material procurement department has clearly done well by negotiating a price reduction beyond the market dip. One might question the quality of the ice as the usage variance is adverse. Usage variance is adverse
In case of operational variance, possibly the ice fails to cover the field and so more is required. Obviously, the favorable price variance is smaller than the adverse usage variance. Favorable price variance is smaller than the adverse usage variance. Thus, overall performance is quite poor. A supervisor cannot assess variances in isolation from each other. सो इंटरप्रिटेशन एक बार और समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ था दैट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ स्की स्लोप. सो प्लानिंग वराइंस में जो प्राइस वेरिएंस निकला 783 7.5 फेवरेबल का दैट इज़ अनकंट्रोलेबल वराइंस. सो दिस इज़ द प्लानिंग एरर इन केस ऑफ सप्लायर. इक्वली द बेटर नेगोशिएशन प्राइस, इससे बेटर नेगोशिएशन कर सकते थे ऑपरेशनल मैटर में. ऑपरेशनल वेराइंस जो होते हैं वो सेल्फ एविडेंट होते हैं समझने के लिए अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट. सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मस्ट बी असेस्ड. ऑपरेशनल एफिशिएंसी आप इन्हीं फिगर्स में से मतलब समझ सकते हो कि क्या है एक्चुअली. द मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हैज़ क्लियरली डन वेल. जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने अच्छा काम किया क्योंकि दे हैव नेगोशिएटेड वेल एंड 9.7 रिवाइज स्टैंडर्ड था बट 9.5 पे बाय किया. वन माइट क्वेश्चन द क्वालिटी ऑफ द आइस. कोई क्वालिटी पे ही बात कर सकता है क्योंकि आप 9.7 था स्टैंडर्ड बट आप 9.5 पे लाए तो क्वालिटी पे तो इशू नहीं आ रहा. पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जो आइस है वो प्रॉपर क्वालिटी मैच ना करे. ऑब्वियसली द फेवरेबल प्राइस वराइंस, जो प्राइस वराइंस है फेवरेबल वो हाफ है दैट इज़ ऑफ यूसेज वराइंस. बिकॉज एडवर्स यूसेज वराइंस 10,670 का है और फेवरेबल प्राइस वराइंस 5,445 का है दैट इज़ हाफ, नियर टू हाफ. दस ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट पुअर ये बोलेंगे. और जो सुपरवाइज़र है वो असेस नहीं कर सकता ऐसे वराइंसेस को क्योंकि बहुत ही कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है. दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is Koni Limited. Koni Limited, based in Kuala Lumpur in the Malaysia subsidiary of Japan's New York Corporation, headquartered in Tokyo. Koni's principal Malaysian business include marketing, sales, and after-sale service of electronic products and software exports product. Koni set up a new factory in Penang to manufacture and sell integrated circuits Q50XN. The first quarter's budgeted production and sales were 2000 units. The budgeted sales price and the standard cost for Q50XN were as follows. Standard sale price per unit 50, standard cost per unit circuit X 10 units at RM 2.5 25, circuit designer 6 hours at RM 2 12, total 37 का standard cost, standard contribution per unit is 13. Actual results for the first quarter were as follows. RM thousands में sale 2000 units, production cost 2000 units, circuit 21,600 units, circuit designer 11,600 hours, actual contribution 2000 units, cost is 26. The management accountant made the following observations on the actual results. In total, the performance agreed with budget. However, in every aspect other than volume, there were huge differences. Sales were made at what was supposed to be the highest feasible price, but we now feel that we could have sold for RM 82.5 with no adverse effect on volume. The circuit X cost that was anticipated at the time the budget was prepared was RM 2.5 per unit. RM is like currency. However, the general market price relating to efficient purchase of the circuit X during the quarter was, make it rupees, 4.25 per unit. Circuit designers have the responsibility of designing electronic circuits that make up electrical systems. Circuit designers' cost rose dramatically with increased demand for the specialist skills required to produce the Q50XN, and the general market rate was RM 3.125 per hour. Although Koni always paid below the normal market rate,
whenever possible. In my opinion, it is not necessary to measure the first quarter's performance through variance analysis. Further, our operations are fully efficient as the final contribution is equal to the original budget. You are required to comment on the management accountant's view. Answer number 3. Comment. As the management account analysis presents the overall variances of the CONI is nil, the cumulative adverse variances exactly offset the favorable variances, that is sales price variance and circuit designer's efficiency variance. However, this traditional analysis does not clearly show the efficiency with which CONI operated during the quarter, as it is difficult to say whether some of the variances arose from the use of incorrect standards or whether they were due to efficient or inefficient application of those standards. In order to determine this, a revised ex post plan should be required, settling out the standards that, with hindsight, should have been in operation during the quarter. These revised ex post standards are presented in Working Note 2. As seen from Working Note 3, on the cost side, the circuit designer's rate variance has changed from adverse to favorable. तो पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं. फर्स्ट वर्किंग नोट इज Q1 for operating segment. Q1 operating segment. Favorable RM and adverse RM and total RM. So budgeted contribution. अच्छा, इन लोगों ने ना फेवरेबल और एडवर्स के कॉलम बना दिए और टोटल का एक कॉलम बना दिया. अब उसके बाद आप वराइंसेस निकालते रहो सारे और वो कर दो. अच्छा है. फेवरेबल, एडवर्स एंड टोटल. और आर एम इज़ द करेंसी. सो बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 26,000. व्हाट डिड दे हैव कैलकुलेटेड? 2,000 units for sales unit. So standard contribution per unit is 13 and 2,000 units is 26,000. क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज RM13 and per unit cost is 13. So 13 into 2,000, 26,000 budgeted contribution. से स्टार्ट करेंगे रिकन्सिलेशन बनाना. बजटेड कंट्रीब्यूशन टोटल में 26,000 लिख दो. देन स्टार्ट विद सेल्स प्राइस वरायंस. सेल्स प्राइस वरायंस. सेल्स प्राइस वरायंस कैसे निकलेगा? Standard sales price per unit is 50 and actual sales price $79. सेल्स प्राइस हो रहे हैं इसमें 79 कहाँ से आया? क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं. क्वेश्चन में लिखा है इन टोटल द परफॉर्मेंस अग्रीड बाय द बजट. समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा पढ़ के.
The management accountant made the following observations on actual results. In total, the performance agreed with budget. However, in every aspect other than volume, there was a huge difference. In total, the performance agreed हुआ था बजट के हिसाब से. However, in every aspect other than volume, there was a huge difference. Sales were made at what was supposed to be the highest feasible price. जो भी highest feasible price थी उस पर सेल हो रही थी. But we now feel that we could have sold for 82.5. बट अभी अपने को पता चल रहा है कि अपन 82.5 पे भी सेल कर सकते थे विद नो एडवर्स इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, और तब भी सेल्स कम नहीं होती. द सर्किट एक्स कॉस्ट दैट वाज एंटिसिपेटेड एट द टाइम द बजट वाज प्रिपेयर्ड वाज 2.5 पर यूनिट. जब एंटिसिपेटेड कॉस्ट जब कॉस्ट एंटिसिपेट करी थी तब सर्किट एक्स 2.5 पर यूनिट पे बिक रहा था. However, the general market price relating to efficient purchase of circuit X during the quarter was 4.25 per unit. Circuit designers have the responsibility of designing electronic circuit. Circuit designers के ऊपर responsibility थी कि वो circuit designs करें. Circuit designer cost rose. Circuit designer की cost बढ़ गई क्योंकि demand for the specialist skills required to produce Q50XN, and the general market rate was 3.25 RM per hour. Although Kony जो था he is always keen to known for paying less than what the normal market rate is. In my opinion, it is also necessary to measure the first quarter's performance through variance analysis. Now let's check the answer. So budgeted contribution is 26,000. Sales variance. Sales variance is budgeted sales price was 50, and actual sales results for the first quarter is 2000 units were sold at 1,58,000 divided by 2000, it's 79 rupees per unit. So 79 minus 50 into actual units 2000. So this came out 79 minus 50 into 2000, 58,000 फेवरेबल, क्योंकि आपने 29 रुपीज़ ऊपर बेचा. और उसके बाद सर्किट एक्स प्राइस वेरिएंस, दैट इज कॉस्ट वेरिएंस. सर्किट एक्स प्राइस वेरिएंस है तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करेंगे. एक्चुअल अगर निकाला जाए तो 21,600 यूनिट्स यूज़ हुए 97.2 पे, तो 97,200 97.2 into 1000 and 97,200 divide by 21,600 per unit, it's 4.5, and budgeted we have 2.5, so 2.5 minus 4.5 into actual units is 21,600 units. तो 2.5 से 4.5 हो गया, कॉस्ट बढ़ गया, तो इट इज़ एडवर्स इंटू 21,600, 43,200 एडवर्स. देन सर्किट एक्स यूसेज वरायंस ये भी ज़्यादा हो गया क्योंकि एक यूनिट बनाने में 10 यूनिट लग रहे थे. सो 2,000 यूनिट इंटू 10 करते तो 20,000 लगने चाहिए थे, बट एक्चुअल में 21,600 लगे. सो 20,000 माइनस 21,600 ये भी एडवर्स निकलेगा. अब यूसेज वरायंस है तो बजटेड वाला रेट लेंगे इंटू 2.5, 20,000 minus 21,600 into 2.5, that is 4,000 adverse. नेक्स्ट इज सर्किट डिज़ाइनर्स का रेट, लेबर जो होता है, लेबर प्राइस वरायंस निकलेगा सबसे पहले, लेबर रेट वरायंस. सो सर्किट डिज़ाइनर्स रेट वरायंस is budgeted was 2 and actually it costed 34,800 divided by 11,600 hours 3 rupees. So 2 minus 3 एडवर्स रेट है तो एक्चुअल आवर्स लेंगे, दैट इज 11,600 आवर्स. सो 2 minus 3 into 11,600 एडवर्स 11,600. एंड देन लेबर है तो लेबर में रेट होता है और एफिशिएंसी होती है. सो सर्किट
एफिशिएंसी, सर्किट डिज़ाइनर्स एफिशिएंसी वैरिएंस हमने कैलकुलेट किया था कि 6 घंटा लेगा एक यूनिट के लिए। सो 2000 यूनिट्स इंटू 6 करते तो 12,000 आवर्स लेने चाहिए थे, बट एक्चुअल में जब काम किया तो 11,600 आवर्स में हो गया। तो ये फेवरेबल आएगा क्योंकि वी हैव कैलकुलेटेड 12,000 आवर्स बट काम ख़त्म हो गया 11,600 आवर्स में, और एफिशिएंसी है तो दिस विल बी स्टैंडर्ड रेट। सो इंटू 12,000 माइनस 11,600, 400 फेवरेबल इंटू 2, 800 फेवरेबल। सो टोटल अब इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इज 26,000 प्लस 58,000 प्लस 800 माइनस 43,200 माइनस 4,000 माइनस 11,600, 26,000। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो 26,000। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नाउ मूव टू वर्किंग नोट नंबर 2। सबको मुझे आ गया समझ में। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करना है? स्टेटमेंट शोइंग ओरिजिनल, रिवाइज्ड और एक्चुअल। अब हमने सेल्स वेरिएंसेस, प्राइस वेरिएंसेस, यूसेज, रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस तो निकाल लिया। अब अपने पास बजटेड दिया हुआ है और एक्चुअल दिया हुआ है, और कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसके हिसाब से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड निकालेंगे। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड 3 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा ओरिजिनल स्टैंडर्ड का, एक बनेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड का, और एक बनेगा एक्चुअल का। अब ओरिजिनल स्टैंडर्ड के अंदर भी 3 बनते हैं कि एक होगा यूनिट्स, एक होगा रेट और एक होगा टोटल। रिवाइज स्टैंडर्ड में भी यही यूनिट्स, रेट, टोटल। एक्चुअल में भी यही यूनिट्स, रेट, टोटल। 3 कॉलम बना दिए सबके अंदर। अब सबसे पहले सेल्स को लेते हैं। तो सेल्स में ओरिजिनल स्टैंडर्ड था हमारा कि रेट लेंगे 50 का और 2,000 यूनिट्स सेल करेंगे, तो टोटल सेल होगी उस हिसाब से 1,00,000 रुपए की। और एक्चुअल में क्या हुआ? 2,000 यूनिट्स सेल हुए बट 1,58,000 का टोटल सेल हुआ, तो रेट निकला 2,000 के हिसाब से 79 रुपीज़। ठीक है, अब रिवाइज्ड बजटेड करेंगे। रिवाइज्ड बजटेड में क्या हुआ? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सेल्स वर मेड एट व्हाट वाज सपोज्ड टू बी द हाईएस्ट फीजिबल प्राइस, बट नाउ वी फील दैट वी कुड हैव सोल्ड दैट फॉर रुपीज़ 82.5। 82.5 पे भी सेल कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो रिवाइज स्टैंडर्ड में रेट हो जाएगा 82.5 और यूनिट्स तो 2,000 ही थे, तो 2,000 इंटू 82.5, टोटल सेल हो जाती है 1,65,000 की, जहाँ एक्चुअल हुई 1,58,000 की सेल हो गया। अब सर्किट एक्स पे आ जाओ, दैट इज़ मटेरियल। मटेरियल में स्टैंडर्ड था कि 10 यूनिट्स एक के लिए लगेंगे, तो 10 इंटू 2,000, 20,000 सर्किट एक्स की यूनिट लगेंगे, और प्राइस लेंगे 2.5 का, तो 20,000 इंटू 2.5, 50,000 रुपये। एक्चुअल में क्या हुआ कि सर्किट के जो यूनिट्स लगे वो लगे 21,600 और रेट मिला, टोटल हुआ 97,200 का। सो 97,200 डिवाइड बाई 21,600, रेट मिला 4.5 का। और बजटेड में क्या पता चला? सर्किट के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सर्किट कॉस्ट दैट वाज एंटिसिपेटेड एट द टाइम द बजट वाज प्रिपेयर्ड वाज 2.5 पर यूनिट। ठीक है, हाउएवर द जनरल मार्केट प्राइस रिलेटिंग टू एफिशिएंट परचेज ऑफ द सर्किट एक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर वाज, बल्कि जो मार्केट में रेट चल रहा था वो चल रहा था 4.25। तो रिवाइज अगर बजट को रिवाइज कर दे तो इसकी कॉस्ट हो जाती 4.25, और हमें एक्चुअल में कितने चाहिए थे? 20,000। मतलब बजट रेट के हिसाब से कितने चाहिए थे? 20,000 चाहिए थे। तो 20,000 इंटू 4.25, हमारा कॉस्ट लग जाता 85,000 का। और ये एक्चुअल में तो ज़्यादा ही ले लिए, ज़्यादा ही लग गए थे अपना काम करते हुए। फिर उस मटेरियल हो गया। अब लेबर पे आ जाओ, दैट इज़ सर्किट डिज़ाइनर। सर्किट डिज़ाइनर में बजट क्या किया था कि 6 घंटे लगेंगे एक यूनिट के लिए, तो 6 घंटे एक यूनिट के लिए उस हिसाब से हो गए 12,000, 12,000 आवर्स।
1 घंटे का 2 रुपये लेगा तो 24,000 की टोटल कॉस्ट लगेगी। एक्चुअल में क्या हुआ कि आर्स लगे 11,600 और टोटल कॉस्ट हुआ 34,800 का। तो 34,800 डिवाइड बाई 11,600 रेट पड़ा 3 रुपये का। अब इसके बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्किट डिज़ाइनर, तीनों के बारे में दिया हुआ है, सेल्स के बारे में, सर्किट एक्स के बारे में, सर्किट डिज़ाइनर के बारे में। सर्किट डिज़ाइनर के बारे में लिखा है सर्किट डिज़ाइनर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट मेक अप इलेक्ट्रिकल सिस्टम। Circuit designer cost rose dramatically with increased demand for the specialist skills required to produce, and the general market rate was 3.125 per hour. पहले जहाँ अपन ने बजट किया था 2 रुपये पर आवर पे, अभी रेट बढ़ के हो गया 3.125 पर आवर। और एक्चुअल में अपन ने एंटिसिपेट किया था कि 12,000 घंटे लगेंगे, तो 12,000 घंटे इंटू 3.125 की कॉस्ट पे 37,500 का कॉस्ट हमको लग जाता है। सो ये पूरा अपन ने निकाल लिया कि रिवाइज्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड कितना है, रिवाइज स्टैंडर्ड निकाल लिया और एक्चुअल निकाल लिया। इससे सारे वराइंसेस निकल जाएंगे अब। सो नेक्स्ट वर्किंग नोट उसी का है। नेक्स्ट वर्किंग नोट में बोला है शो ऑपरेशनल वराइंसेस। ऑपरेशनल वराइंसेस में सबसे पहले सेल्स प्राइस वराइंस पकड़ो। सेल्स प्राइस वराइंस में कितना हो गया, 79 एक्चुअल था और रिवाइज बजटेड इज 82.5 एंड एक्चुअल यूनिट वाज 2000। सो ये आया 79, बट बेच सकते थे 82.5 पे, तो 2,000 का 7,000 का एडवर्स वराइंस आया है। सेल्स प्राइस के बाद सर्किट एक्स प्राइस वराइंस। सर्किट एक्स में क्या हुआ कि एक्चुअल लगा 4.5 बट 4.25 मार्केट पे रेट चल रहा था और प्राइस है तो इसलिए एक्चुअल यूनिट्स एक्चुअल लेंगे 21,600। तो 4.25 माइनस 4.5 इंटू 21,600, ये भी हमें सस्ता मिल सकता था बट हमने थोड़ा महंगा ले लिया, तो 5,400 एडवर्स। अब सर्किट में ही यूसेज वराइंस। सर्किट में यूसेज में क्या हुआ कि यूनिट्स 21,600 यूज़ कर ली बट 20,000 का बजट था और बजटेड के हिसाब से 4.25 हमारा रेट निकलता, तो 21,600 मतलब 20,000 यूज़ करनी थी बट यूज़ कर ली 21,600, तो एडवर्स हो गया और रेट होता 4.25 का बजटेड के हिसाब से, तो 6,800 का यहाँ पे भी एडवर्स वराइंस आया। नेक्स्ट इज सर्किट डिज़ाइनर रेट। सर्किट डिज़ाइनर का जो रेट था, अब रेट में भी एक्चुअल और रिवाइज बजटेड का डिफरेंस लेंगे, तो रेट एक्चुअल हुआ 3, मतलब 3.125 बजटेड था बट हमने एक्चुअल में 3 ले लिया, तो ये अपने लिए फेवरेबल है। और यूसेज कितना हुआ एक्चुअल, तो 11,600, रेट निकाल रहे हैं इसलिए एक्चुअल लेंगे, सो 3.125 माइनस 3 फेवरेबल इंटू 11,600 1450 फेवरेबल। और सर्किट डिज़ाइनर एफिशिएंसी वराइंस, क्योंकि लेबर है ना तो लेबर में यूसेज थोड़े हुआ, लेबर की तो एफिशिएंसी होगी। बेसिकली 12,000 का सोचा था बट 11,600 में ही हो गया, तो ये भी फेवरेबल ही निकलेगा। और यूसेज है, एफिशिएंसी वराइंस है, तो रिवाइज्ड बजटेड रेट लेंगे 3.125 का, सो 12,000 माइनस 11,600 फेवरेबल इंटू 3.125, यह आया 1,250 फेवरेबल। सो नेट हुआ 7,000 प्लस 5,400 प्लस 6,800 माइनस 1,450 माइनस 1,250, एडवर्स 16,500। ठीक है, अब एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें प्लानिंग वराइंसेस देखेंगे। ये सारे ऑपरेशनल वराइंस हो गए ऊपर, प्लानिंग वराइंस। अब प्लानिंग वराइंस में सेल्स प्राइस वराइंस पे आ जाओ। इसमें बजटेड और रिवाइज्ड बजटेड को प्लानिंग में, अपनी प्लानिंग में कहाँ कमी रह गई वो चेक करने के लिए बजटेड और रिवाइज्ड बजटेड के वराइंसेस निकालेंगे। तो सेल्स प्राइस में 82.5 पे सेल कर सकते थे बट अपन ने बजट बनाया 50 का और यूनिट्स तो 2,000 ही थे, तो 82.5 माइनस 50 इंटू 2,000 फेवरेबल
65,000. नेक्स्ट इज सर्किट प्राइस, सर्किट एक्स प्राइस. प्राइस में 2.5 लिया था बट 4.25 का हो गया, और यूनिट्स तो 20,000 ही रहेंगी इसमें. सो 2.5 माइनस 4.25 इंटू 2000, एडवर्स 35,000. एंड सर्किट एफिशिएंसी, सर्किट डिज़ाइनर एफिशिएंसी. सर्किट डिज़ाइनर रेट ही लेंगे क्योंकि रेट बेसिकली अपन प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग इज व्हाट, अनकंट्रोलेबल. सो रेट लिया था 2 रुपये का बट काम हुआ 3.125 में, रिवाइज बजटेड में, और आवर्स लगे 12,000. सो 2 माइनस 3.125 इंटू 12,000, सो 13,500 एडवर्स. नेट आ गया 65,000 माइनस 35,000 माइनस 13,500, सो 16,500 फेवरेबल. तो 16,500 एडवर्स और 16,500 फेवरेबल, तो वो नील हो गया ये. तो यहाँ पे भी जो निकला था ये नील ही निकला था टोटल, क्योंकि फेवरेबल भी बराबर, एडवर्स भी बराबर. अब इनके कमेंट्स क्या हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, आप समझ में आएगी, क्योंकि एक बार वर्किंग नोट आपने बना लिए तब जाके आप कमेंट्स पढ़ो तो समझ में आता है कि हाँ क्या बोलना चाह रहे थे. मतलब इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा अब जो भी वराइंसेस निकाले सारे. So comment as the management accountant states and the analysis in working note 1 presents the overall variance for Kony is nil. Overall variance तो nil है क्योंकि favorable और adverse का total किया तो 0 आ रहा है. The cumulative adverse variances exactly offset the favorable variances, that is sales price variance and circuit designer efficiency variance. However, this traditional analysis does not clearly show the efficiency with which Kony operated during the quarter, as it is difficult to say whether some of the variances arose from the use of the incorrect standards or whether they were due to efficient or inefficient application of those standards. In order to determine this, a revised ex post plan should be required, setting out the standards that, with hindsight, should have been in operation during the quarter. These revised ex post standards are presented in वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें अपन ने ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल की कॉलम बना ली और उसमें कैलकुलेट कर लिया कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए. एज सीन फ्रॉम वर्किंग नोट 3, ऑन द कॉस्ट साइड द सर्किट डिजाइनर रेट वराइंस हैज चेंज्ड फ्रॉम एडवर्स टू फेवरेबल. ट्रेडिशनल में सर्किट डिजाइनर रेट वराइंस एडवर्स आ रहा था बट ऑपरेशनल वराइंस में सर्किट डिजाइनर रेट फेवरेबल हो गया. एंड द प्राइस वराइंस ऑफ सर्किट एक्स वाइल रिमेनिंग एडवर्स. सर्किट एक्स का जो प्राइस था वो ट्रेडिशनल में भी एडवर्स था और ऑपरेशनल में भी एडवर्स ही है. इज सिग्निफिकेंटली reduced इन कंपैरिजन टू दैट कैलकुलेटेड इन ट्रेडिशनल वराइंस. ये है कि हाँ कम हुआ है वराइंस, क्योंकि इसमें 43,200 का था और इसमें 5,400 का ही रह गया. On the sales side, sales price variance was particularly large and favorable in the traditional analysis. Is changed into adverse variance in the revised approach, reflecting the fact that Kony failed to sell at price that were actually available in the market. मतलब ट्रेडिशनल वरायंस में तो आपको लग रहा था कि यार ये तो फेवरेबल है कि हमने अच्छा किया, बट एक्चुअली में क्या हुआ जब पता चला कि आप और ज़्यादा पे बेच सकते थे तो उस पर इनएफिशिएंसी पता चली कि आपकी, क्योंकि ऑपरेशनल वरायंस में आपका सेल्स प्राइस वरायंस जो है वो एडवर्स आया है, क्योंकि जो मार्केट प्राइस था वो 82.5 का था बट आपने 79 पे ही बेच दिया. इससे तो स्टॉक मार्केट पे जो अपन वो बेचते हैं ना उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉस्टिंग पे ही लगे, स्टॉक्स पे भी लगा सकते हैं, शेयर्स पे. फर्दर वराइंस अरोज फ्रॉम चेंजेस इन फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं थे, अनकंट्रोलेबल वराइंसेस विच माइट हैव बीन known or acknowledged by standard setters at the time of planning are beyond the control of operational managers. The distinction between variances is necessary to gain a realistic measure of operational efficiency. करेक्ट. अच्छा क्वेश्चन था थर्ड वाला, आ सकता है पेपर में. So let's move to question number 4.
50 मिनट 50 मिनट हो गए करते करते। Question number 4 is AGF. AGF is a chemical processing company that produces sprays used by farmers to protect their crops. One of these sprays, Agrofresh, is made by using either chemical A or chemical B. AGF जो कंपनी है वो केमिकल प्रोसेस करती है फार्मर्स के लिए, और उनमें से एक स्प्रे है उनका एग्रोफ्रेश, जिसमें कोई से भी दो केमिकल यूज़ हो सकते हैं, या तो केमिकल ए यूज़ कर लो या बी यूज़ कर लो। टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ एग्रोफ्रेश स्प्रे दे हैव द ऑप्शन टू यूज़ ईदर 12 लीटर्स ऑफ केमिकल ए और 12 लीटर्स ऑफ केमिकल बी। तो रॉ मटेरियल भी बराबर ही लगता है, ए में भी 12 लीटर ही लगेगा और बी में भी 12 लीटर ही लगेगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ AGF हैज़ प्लान टू यूज़ केमिकल बी। AGF के परचेज डिपार्टमेंट ने सोचा कि केमिकल बी यूज़ करते हैं, एज इट अपियर्ड दैट इट वुड बी द चीपर ऑफ द टू, एंड देयर प्लान्स वर बेस्ड ऑन कॉस्ट केमिकल बी ऑफ 15 रुपीज़ पर लीटर। जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट था उसके हिसाब से जो केमिकल बी है वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो उसका प्राइस जो है वो 15 रुपये पर लीटर है। ड्यू टू सब्सिक्वेंट मार्केट मूवमेंट, बट मार्केट में चेंजेस हुए प्राइस में। ड्यूरिंग द ईयर द एक्चुअल प्राइसेस चेंज, एंड इफ द कंसर्न डिपार्टमेंट हैड परचेज्ड एफिशिएंटली द कॉस्ट वुड हैव बीन। अगर जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो अगर एफिशिएंटली खरीदता तो केमिकल ए 15.5 का पड़ता और केमिकल बी जो है 16 रुपये का पड़ता। मतलब आपको केमिकल ए सस्ता मिल रहा था, बट आपने केमिकल बी ये सोचा कि 15 रुपये में मिल जाएगा, बट एक्चुअल में जब खरीदने गए मार्केट में तो 16 रुपये का पड़ गया। और केमिकल ए ले लेते तो वो 15.4 का पड़ता, बल्कि 60 पैसा सस्ता पड़ जाता है एक्चुअल मार्केट रेट पे केमिकल ए। प्रोडक्शन ऑफ एग्रोफ्रेश स्प्रे वॉज 1000 लीटर एंड द यूसेज ऑफ केमिकल बी वॉज 12,800 लीटर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2,09,920 रुपीज़। जो एग्रोफ्रेश का प्रोडक्शन है 1000 लीटर करना था, और उसमें केमिकल बी यूज़ हो गया 12,800 लीटर। तो 12,800 अगर ए बी यूज़ होता तो वो 15.4 का पड़ता, तो कॉस्ट आती 1,97,120। बट 12,800 लीटर अपन ने बी का यूज़ कर लिया 16 रुपये पे, तो 2,04,800। बट एक्चुअल में इनको कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गई 2,09,920 रुपये की। You are the CEO of AGF Limited, AGF, and the management accountant has sent to you the following suggestions through email. मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मेल आया है, उसमें लिखा हुआ है, आई फील दैट इन आर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस द ट्रेडिशनल अप्रोच टू वराइंस एनालिसिस इज ऑफ लिटिल यूज। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को लगता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के जो वेराइंसेस हैं, वेराइंस एनालिसिस हैं, वो कुछ काम आएंगे प्रोडक्ट अब हमारे प्रोडक्ट्स में। वी कैन यूटिलाइज वन ऑफ सेवरल इक्वली सुटेबल केमिकल्स, क्योंकि हम इक्वली सुटेबल केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, एंड वी ऑलवेज प्लान टू यूज़ सच केमिकल विच विल लीड द चीपेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। और हम हमेशा उसी पे ध्यान देते हैं कि जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़े उसी को यूज़ करेंगे। हाउएवर ड्यू टू शार्प मार्केट मूवमेंट, बल्कि शार्प मार्केट मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ, वी आर फ्रीक्वेंटली ट्रैप्ड बाय द शार्प प्राइजेस, बट हम फंस जाते हैं। चेंजेस विच लीड टू द चॉइस ऑफ एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव, और आखिरी में एंड में क्या हो जाता है कि जो सस्ता होता है वो सस्ता नहीं पड़ता, बल्कि वो महंगा पड़ जाता है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू चेक द रियलिटी इन द कंटेंट ऑफ द ईमेल। यू आस्क द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी। अब जो CEO है उसने मैनेजमेंट अकाउंटेंट से पूछा कि भाई अब कैलकुलेट करके बताओ जो मटेरियल वराइंसेज हैं फॉर एग्रोफ्रेश बाय यूजिंग ट्रेडिशनल वराइंस एंड प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वराइंस, to analyze how planning and operational variances approached the variances, and to analyze how the advanced variances are useful to our organization, to your organization। तो बेसिकली क्वेश्चन सेम है, आंसर भी वैसे ही निकलेगा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस का कैलकुलेट किया था, बट करते हैं क्वेश्चन, मज़ा आएगा। ओके, ट्राइडेंट टॉयज लिमिटेड, पार्ट 1, ट्रेडिशनल वरायंस। ट्रेडिशनल वरायंस में कौन कौन से निकलते हैं, यूसेज, प्राइस और टोटल। यूसेज में एक्चुअल में कितना यूज़ हुआ और बजटेड क्या था। ये ना पुराने मॉड्यूल में दिया नहीं है, नए मॉड्यूल में तो एक और फ़ोन में खोलने पड़ेंगे क्वेश्चन, वरना ऊपर नीचे करते करते टाइम हो जाएगा।
आपके पास नई वाली बुक हो तो आप नई बुक में खोल लो, मेरे पास आईपैड है, मैं आईपैड में देख लेता हूँ। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट स्टडी मटेरियल May 2021 module. Chapter is standard costing, chapter number 12. क्वेश्चंस पे आ जाओ भाई फटाफट। बीच बीच में एग्जांपल्स भी बहुत सारे दिए हुए, अगर टाइम हो तो कर लेना एग्जांपल्स, नहीं टाइम हो तो क्वेश्चन ही कर लो भाई, क्योंकि कल तो पेपर ही है। आज ही का देना, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। ये खुल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, AGF केमिकल प्रोसेसिंग कंपनी। अब इसमें ट्रेडिशनल वेरिएंस निकालेंगे। ट्रेडिशनल वेरिएंस में सबसे पहले यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस में क्या हुआ कि यूज़ करना था 12 लीटर, नहीं करना अपडेट, जाओ। 12 लीटर था और 1000 लीटर इसका बनाना था, तो 12,000 लीटर लगता, बट एक्चुअल में जब लगा तो 12,800 लग गया। और बजटेड कॉस्ट थी इसकी 15 रुपये। तो 12,000 माइनस 12,800 इंटू 15, एडवर्स में 12,000। ठीक है। प्राइस हमने सोची थी 15 रुपये लगेगी, बट एक्चुअल में लगते लगते कितनी लग गई, 2,09,920 डिवाइडेड बाय 12,800, 16.4 का पड़ गया, और एक्चुअल यूनिट्स लगी 12,800। तो प्राइस वेरिएंस आएगा 15 माइनस 16.4 इंटू 12,800। ये भी एडवर्स 17,920 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। सो टोटल हो गया 17,920 प्लस 12,000, 29,920 एडवर्स। ये हमारा ट्रेडिशनल वेरिएंस निकल गया। अब ट्रेडिशनल वेरिएंस के बाद नेक्स्ट है ऑपरेशनल वेरिएंस। ऑपरेशनल वेरिएंस में भी क्या क्या होंगे, यूसेज, प्राइस एंड टोटल। ठीक है। ऑपरेशनल वेरिएंस में क्या होगा कि 12,000 यूनिट यूज़ कर सकते थे, बट लगी 12,800, और कॉस्ट पड़ती 16 रुपये की। रिवाइज स्टैंडर्ड दिया हुआ है इसमें 16 रुपये पर लीटर। तभी 12,000 यूज़ करने का स्टैंडर्ड था, बट यूज़ कितना हुआ, 12,800 इंटू 16, तो एडवर्स 12,800। प्राइस जो सोचा था वो सोचा था रिवाइज स्टैंडर्ड में 16, बट एक्चुअल में लग गया 16.4, और एक्चुअल यूनिट्स कितनी लग गई, 12,800 लीटर। सो 16 रुपये माइनस 16.4, ये भी एडवर्स ही आएगा, इंटू 12,800। तो एडवर्स 5120, टोटल हो जाएगा 5120 प्लस 12,800, 17,920 एडवर्स। ये ऑपरेशनल वेरिएंसेस आ गए। नेक्स्ट इज प्लानिंग वेरिएंसेस। प्लानिंग में कहाँ कमी रहेगी, प्लानिंग वेरिएंस में इसमें निकलेगा कंट्रोलेबल वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। मतलब कंट्रोलेबल वेरिएंस में 15.4 पे ए ले सकते थे, बट ले नहीं पाए क्योंकि 16 पे बी लेने का सोच बी ले लिया, और 12,000 लीटर यूज़ करना था, बजटेड था ना। तो ये बजटेड और रिवाइज बजटेड के बीच का डिफरेंस होता है, इंटू 12,000।
तो 7200 का एडवर्स कंट्रोलेबल वरायंस, ठीक है। और अनकंट्रोलेबल वरायंस कौन सा था, जो 15 से 15.4 हो गया वो। 15 से 15.4 हो गया केमिकल ए का। तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकती, आपके हाथ में तो था नहीं। तो 15 माइनस 15.4 इंटू 12,000, एडवर्स 4,800। So total is 4,800 plus 7,200, 12,000 एडवर्स। अब रिकनसाइल करेंगे तो ऑपरेशनल वरायंस और प्लानिंग वरायंस का टोटल आ रहा है 17,920 प्लस 12,000, 29,920 एडवर्स। और ट्रेडिशनल वरायंस आ रहा था 29,920। हो गया रिकनसाइल, हो गया। अब इसके बाद कहानी लिख दो। क्या पूछा है दूसरे वाले में, टू एनालाइज हाउ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वरायंसेस अप्रोच द वरायंसेस। ये कुछ हिंट दिया हुआ है नोट बना के। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज ऑपरेशनल वरायंस यूजिंग स्टैंडर्ड प्राइस एंड डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वरायंस बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी can also be calculated. This approach reconciles the direct material price variance and direct material usage variance calculated in part. Second part was to analyze how planning and operational variances approach the variances. अब ये जो variances निकाले ऊपर part वन में, इनके बारे में बताओ। Traditional variances analysis is applied based on the assumption that whole of the variances is due to operational deficiency and planning associated with setting the original standard is perfectly correct. But this assumption is not practical. When the conditions are volatile and dynamic, traditional variances need to be analyzed into planning and operational variances. Planning variances try to explain the extent to which the original standard needs to be adjusted to reflect changes in operating conditions between the current situation and that imagined when the standard was originally derived. Planning variances are generally not controllable and may need to revise to cater the changes due to environmental or technological changes at a later stage. In certain situations, planning variances can be considered controllable as well, whereas operational variances explain the extent to which adjusted standards have been achieved. Operational variances are calculated after the planning variances have been established and are thus a realistic way of assessing performance. So it indicates a reality check of traditional variances analysis. In AGF, as per the traditional approach, total variances are 29,920 adverse, out of which 17,920 adverse accounts for the total operational variance and 12,000 adverse is for total planning variance. It is necessary to analyze planning variances further. The planning variance of 12,000 adverse can be divided into uncontrollable and controllable variances. Uncontrollable adverse variances of 4,800 and controllable adverse variances of 7,200. Similarly to operational variance can be subclassified as adverse price variance 5,120 and adverse usage variance of 12,800. This analysis gives a clear indication of the inefficiency of the purchasing function by the concerned department. Performance of the staff of the purchasing department should be evaluated or rewarded based on variances which are controllable. If an adverse uncontrollable variance of 4,800 is reported in the performance reports, this is likely to lead to dysfunctional motivation effects to the purchase department. Now, third part is to analyze how the advanced variances are useful to your organization. In today's cutthroat competition, managers must react quickly and accurately to changes in technology, price fluctuation, consumer taste, laws and regulations, economic conditions, political conditions, and international conditions, etc., which are changing rapidly and dramatically. Accordingly, management accountant should be able to provide necessary inputs by a proper analysis of the things that pertains to his or her area, like effect of changes in price. The unique features of advanced variance analysis are that it considers different market conditions and changes in the dynamic environment. Moreover, advanced variances classify variances into controllable and uncontrollable variances and help the management to find out reasons for adverse variance so that corrective action can be taken. Similarly, if any adverse variances have arrived because of changes in the market conditions like inflation, it has to be differentiated from the other variances.
AGF is a type of organization where management of performance can be done only through thousand only through advanced variance analysis. Advanced variance analysis of AGF shows that it has adverse planning variance as well as adverse operational variance. Further, the emergence of controllable and uncontrollable variances makes it a perfect case of advanced variance analysis in AGF. In AGF, sharp price changes which lead to the choice of expensive alternative and efficiency of the purchase department need to be analyzed, reported, and dealt separately by the joint effort of the management, accountant, and the top management. Hence, the advanced variances analysis in AGF is an absolute necessary. तो आपको आंसर पूरा वराइंसेस के हिसाब से ही देना है कि वराइंसेस में क्या होगा, वराइंसेस से क्या करना है। बाकी एक्सटर्नल कंडीशंस किस पे डिपेंड कर रही हैं, इंटरनल कंडीशंस किस पे डिपेंड कर रही हैं, प्राइस चेंजेस क्यों क्यों हो रहे हैं, एजीएफ को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब बताना पड़ेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज variance analysis and activity based costing. Krishna is a CFO of millets.com, an internet company that enables customers to order for delivery of different millets by accessing its website.